जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनर्जेटिक मिरर 2.0 में। एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं 27 जनवरी का करंट अफेयर्स का सेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। जो इंस्पिरेशनल कोट है हमारा, नेवर गिव अप, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जबरदस्त, शानदार, जिंदाबाद। तो चलिए इसी इंस्पिरेशनल कोट के साथ स्टार्ट करते हैं, इसी इंस्पिरेशनल वाइब्स के साथ स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बढ़ते हैं फर्स्ट न्यूज़ की तरफ, देखते हैं फर्स्ट न्यूज़ क्या कह रही है। तो फर्स्ट न्यूज़ आ रही है, इंडिया प्रेसिडेंट अप्रूव्स कन्फर्मेंट ऑफ 119 पद्म अवार्ड्स। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड कन्फर्मेंट ऑफ 119 Padma Awards on 25th January 2021. The list comprises 7 Padma Vibhushan, 10 Padma Bhushan and 102 पद्मश्री अवार्ड्स। देखिए आपके पद्म अवार्ड्स की अनाउंसमेंट हो चुका है। पद्म अवार्ड्स में 7 पद्म विभूषण दिए जाएंगे, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री अवार्ड्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है, जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। कब की गई है? 25 जनवरी 2021 को की गई। और दिन बढ़ते हैं तो यहाँ पर हिंदी में भी आपके लिए स्लाइड अवेलेबल है। भारत के राष्ट्रपति ने 119 पद्म पुरस्कारों के सम्मान को मंजूरी दी। 25 जनवरी 2021 को 119 पद्म पुरस्कारों के सम्मान को मंजूरी दी। इस सूची में 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पद्म विभूषण में शिंजो आबे, सार्वजनिक मामले जापान; एसपी बालासुब्रमण्यम, मरणोपरांत कला तमिलनाडु; डॉक्टर बेले गोनोगप्पा हेगड़े। ये नेम इंपॉर्टेंट इतने नहीं होंगे, कुछ स्पेशल जैसे शिंजो आबे जी को दिया गया है, थोड़ा सा नाम ध्यान रखेंगे, एक बार पढ़ लेंगे देन इनको बहुत ज़्यादा केवल यहाँ से इंपॉर्टेंट ये होता है भाई कितने पद्म अवार्ड्स की घोषणा, कितने पद्म अवार्ड्स दिए गए, 119 दिए गए। पद्म विभूषण कितने दिए गए? 7। पद्म भूषण कितने? 10। पद्मश्री कितने? 102। ये हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए वो तो थी पद्म अवार्ड्स की बात थी, इसके अलावा बहुत सारे आपके गैलेंट्री अवार्ड्स भी दिए जाते हैं गैलेंट्री एंड डिफेंस डेकोरेशन में। तो वही यहाँ पर बताया गया है, द प्रेसिडेंट अप्रूव्स कन्फर्मेंट ऑफ 455 गैलेंट्री एंड अदर डिफेंस decorations to armed forces personnel and other on the eve of 72nd Republic Day celebration. These include on महावीर चक्र, एक महावीर चक्र दिया गया है, 5 कीर्ति चक्र दिए गए हैं, 5 वीर चक्र दिए गए हैं और 7 शौर्य चक्र दिए गए हैं। तो ये चक्र में आपको क्या नंबर्स याद रखने की भाई कितने कितने दिए गए हैं। वीर चक्र 5 हैं, शौर्य चक्र कितने हैं? 7 हैं। ठीक है, नेम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो वही चीज़ स्लाइड आपके लिए हिंदी में है। राष्ट्रपति ने 455 गैलेंट्री और अन्य रक्षा सजावटों के सम्मेलन को मंजूरी दी। इसमें से एक महावीर चक्र है, 5 कीर्ति चक्र हैं और नेक्स्ट आपका 5 वीर चक्र हैं और 7 शौर्य चक्र हैं। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है, प्रेसिडेंट अप्रूव्स कन्फर्मेंट ऑफ 40 जीवन रक्षा पदक सीरीज ऑफ अवार्ड। 40 जीवन रक्षा पदक सीरीज ऑफ अवार्ड। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज अप्रूव्ड द कन्फर्मेंट ऑफ द जीवन रक्षा पदक सीरीज ऑफ अवार्ड 2020 for 40 persons. The award includes सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक to 1 person, उत्तम जीवन रक्षा पदक to 8 person and जीवन रक्षा पदक to 31 person. मोहम्मद मोहसिन ऑफ केरला हैज़ बीन अवार्डेड सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक पॉस्ट्यूमसली। मरणोपरांत दिया गया है। ये थोड़ा सा नेम आपको याद रखना पड़ेगा, मोहम्मद मोहसिन ऑफ केरला, क्योंकि इनको सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक दिया गया है। तो मोहम्मद मोहसिन रजा जो कि केरल के हैं, केरल से बिलोंग करते हैं, मरणोपरांत इनको सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक दिया गया है। तो ये नाम थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जीवन रक्षा पदक की सीरीज़ की बात की गई है। चलिए बढ़ते हैं, 31 व्यक्तियों को, कितने व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक दिए गए? ये भी इस तरह से भी क्वेश्चन रेज हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि 31 व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक दिए गए। उनमें से एक को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक दिया गया है, जो कि केरला के मोहम्मद मोहसिन जी हैं, मरणोपरांत दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट हुआ 25 जैन को, जैसा कि आप सभी को पता है। अब देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है कि नेशनल वोटर्स डे was celebrated on 25th January 2021 to encourage, facilitate and maximum enrollment, especially for the new voters. The day is celebrated on the 25th of January every year since 2011 to mark the foundation day of the Election Commission of India. Election Commission of India के द्वारा that was set up on the 25th January in 1950. The theme for this year National Voters Day is
मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट ये होगा भाई कि हम कब से मना रहे हैं आपका वोटर्स डे। 2011 से हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। कब से मनाया जा रहा है? 2011 से कंटिन्यू मना रहे हैं। और 25 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस्टेब्लिश हुआ था कौन? इलेक्शन एमिशन कमीशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था, सेटअप हुआ था, वो कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को, 25 जनवरी को ही सेटअप हुआ था। थीम क्या थी नेशनल वोटर्स डे की? तो यहाँ पे लिखी हुई है मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। तो हर साल 25 जनवरी को हम यह दिवस वोटर्स डे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन 25 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया था किसको? भारत निर्वाचन आयोग का एस्टेब्लिशमेंट इसी दिन हुआ था। और कब से कंटिन्यू मना रहे हैं? 2011 से कंटिन्यू इसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है आपकी आकाश न्यू जनरेशन सरफेस टू एयर मिसाइल का सक्सेसफुली सफल इसका टेस्ट किया गया है। सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द आकाश न्यू जनरेशन सरफेस टू एयर मिसाइल है, इंटीग्रेटेड है, उड़ीसा से किया गया। उड़ीसा का एक वेहलर द्वीप है जिसका नाम अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के नाम पर पड़ गया है। वहीं से आपका क्या होता है, इसके जितने भी होते हैं परीक्षण वहीं से होते हैं आपके। उड़ीसा का वेहलर द्वीप है, उसका नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के नाम पर अब पड़ गया है। और द मिसाइल विल बी यूज्ड बाय द इंडियन एयरफोर्स इंटरसेप्ट हाई मिनेवर लो रडार क्रॉस सेक्शन एरियल थ्रेट्स। तो केवल इतना ध्यान रखना है कि उड़ीसा के किस द्वीप से हुआ? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से। उड़ीसा तट का वेहलर द्वीप जिसका नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के नाम पर है। और ये कैसा सरफेस टू एयर मिसाइल है? कैसी मिसाइल है? सरफेस टू एयर, सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल है जिसका सफल परीक्षण किया गया है। कहाँ पर? उड़ीसा के वेहलर द्वीप, उड़ीसा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। रीवैम्प्ड वेबसाइट डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ऑन 25 जनवरी 2021 unveiled a revamped website that provides information about gallantry award in India and their recipients since independence. Along with the portal, he also launched a gallantry award quiz competition and an e-magazine Sauryavan। वीरता पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के बारे में नई वेबसाइट लॉन्च की गई है। 25 जनवरी 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक पुनः प्रकाशित वेबसाइट का अनावरण किया जो भारत में स्वतंत्रता के बाद से वीरता पुरस्कारों और उनके प्राप्तकर्ताओं के बारे में जानकारी प्रदान करती है। पोर्टल के साथ उन्होंने एक वीरता पुरस्कार प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता और एक ई पत्रिका सौर्यवान भी लॉन्च की। तो सौर्यवान नाम इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए भाई। ई पत्रिका कौन सी लॉन्च की गई है? सौर्यवान। किसके द्वारा? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा। और एक क्विज भी आयोजित की गई। किन पर? गैलेंट्री अवार्ड्स जिनको मिलते हैं, वीरता पुरस्कार, और उनके प्राप्तकर्ताओं की जानकारी के बारे में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने लॉन्च किया है। लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद लॉन्च द ई-इपिक इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड ई-इपिक प्रोग्राम ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल वोटर्स डे पर ही ई-इपिक का क्या किया गया? लॉन्च किया गया। अ डिजिटल वर्जन ई-इपिक, अ डिजिटल वर्जन ऑफ elector photo identity card can be accessed through the voters helpline app and website। ई-इपिक कार्यक्रम शुरू किया गया है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 25 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर ई-इपिक कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ई-इपिक इलेक्टोरल फोटो पहचान पत्र का एक डिजिटल संस्करण हो सकता है। मतदाता हेल्पलाइन ऐप और वेबसाइटों के माध्यम से पहुंचा। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई। ई-इपिक क्या है, किसने लॉन्च किया है? कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने लॉन्च किया है। कब लॉन्च किया है? वोटर्स डे पर इसको लॉन्च किया है। ये न्यूज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या होने वाली है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है इंटीग्रेटेड वेपन सिस्टम डिज़ाइन सेंटर इनॉग्रेटेड इन हैदराबाद। भाई वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया इंटीग्रेटेड वेपन सिस्टम डिज़ाइन सेंटर एट डीआरडीओज एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स। ये नाम आपको ध्यान रखना है। किसका इनॉग्रेशन किया गया है? डीआरडीओज एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स इन हैदराबाद में 25 जनवरी को। ये भी वोटर्स डे वाले दिन ही हुआ है। द फैसिलिटी वुड इनहेंस द कैपेसिटी इन डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम फॉर सरफेस to air missile SAM system and ballistic missile defense system।
अब आपको लग रहा होगा कि मैं क्यों बोल रहा था कि भाई आज एमसीक्यू हम लेकर नहीं आए हैं, आज हम न्यूज़ डिस्कस करेंगे। बहुत सारी न्यूज़ेज़ हैं, वहाँ से बहुत ही सिलेक्टेड न्यूज़ आपकी लाई गई हैं जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। देन कुछ ऐसी न्यूज़ेज़ हैं जो मैंने क्विट भी की हैं, नहीं तो सेशन बहुत लंबा हो जाता। वो न्यूज़ आपकी वीकली करंट अफेयर्स के सेशन में या फिर किसी अदर कल के सेशन में आपकी डिस्कस होंगी, 28 जनवरी के सेशन में डिस्कस हो जाएंगी। देखिए न्यूज़ क्या कह रही है कि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा 25 जनवरी 2021 को हैदराबाद में डीआरडीओ के एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स में इंटीग्रेटेड वेपन सिस्टम डिज़ाइन सेंटर का उद्घाटन किया गया। किसका उद्घाटन किया गया? इंटीग्रेटेड वेपन सिस्टम डिज़ाइन सेंटर का। इस सुविधा से सतह के लिए कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के डिज़ाइन और विकास में क्षमता में वृद्धि होगी। एयर मिसाइल सिस्टम और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इनॉग्रेशन किया गया, उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? उपराष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा ये किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश सेलिब्रेटेड 50th स्टेटहुड डे ऑन 25 जनवरी 2021। इट वाज ऑन दिस डे द ईयर 1971 when then प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी एड्रेस्ड पीपल एट द हिस्टोरिक रिडेज मैदान ऑफ द शिमला, द समर कैपिटल ऑफ हिमाचल। देखिए बोला जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी को 50वां राज्य दिवस मनाता है। हिमाचल प्रदेश ने 25 जनवरी 2021 को अपना 50वां राज्य दिवस मनाया, 15th स्टेटहुड डे मनाया। इस दिन वर्ष 1971 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन गांधी जी ने हिमाचल की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में लोगों को संबोधित किया था। तो ये स्टेटहुड डे ने मनाया है 25 जनवरी को हिमाचल ने। ठीक है, आप देखिए 25 जनवरी की ही कितनी सारी न्यूज़ेज हैं आपकी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। इंडिया में क्या हुआ है? राइज हुआ है। कितना हुआ है? 13% हो गया, बढ़कर 13%, $57 बिलियन हो गया। कब? 2020 में। किसकी रिपोर्ट है ये भाई? अंकटाड की रिपोर्ट आई है। यूनाइटेड नेशन, अंकटाड का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अंकटाड की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, किसी ना किसी एग्जाम से एब्रीविएशन भी पूछ दिया जाता है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो देखिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनटू इंडिया रोज बाय 13% इन 2020, बूस्टेड बाय इंटरेस्ट इन द डिजिटल सेक्टर एंड वाइल फंड फ्लोज declined most strongly in major economies such as the UK, the US, and Russia due to the COVID-19 pandemic. India and China bucked the trend. The UN has shared an investment trends monitor issued by UNCTAD. देखिए ये फुल फॉर्म इसका यहाँ पर लिखा भी हुआ है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ऑन 24 जनवरी 2021 showed that FDI in India rose 13% to $57 billion in 2020. Global FDI collapsed in 2020 in 42% to an estimated $859 billion from $1.5 trillion in 2019. बोला गया भाई कोलैप्स हुआ है, 42% का लेस हुआ है। कहाँ पर? आपका ग्लोबली कितना हुआ है? 42% क्या हुई है? डिक्रीज हुई है। लेकिन इंडिया में 13% क्या हुई है? इंक्रीज हुई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, यही आपका हिंदी में मिल जाएगा। 2020 में अंकटाड भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2020 में 13% बढ़ा, जो डिजिटल क्षेत्र में रुचि से बढ़ा है। और जबकि कोविड-19 महामारी के कारण यूके, अमेरिका, रूस जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में फंड के सबसे मजबूती से गिरावट आई है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि भारत और चीन ने इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया है। 24 जनवरी 2021 को अंकटाड व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा जारी एक निवेश रुझान मॉनिटर से पता चला कि भारत में एफडीआई 13% से बढ़कर $57 अरब हो गया। 2020 में वैश्विक एफडीआई अनुमानित $1 से 42% क्या हुआ है? लेस हुआ है, गिर गया है। 2019 में $1.5 ट्रिलियन से 859 मिलियन डॉलर रहा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है आपकी, द गवर्नमेंट हैज़ प्रोपोज्ड लेवी, ग्रीन टैक्स की बात हो रही है यहाँ पर, फॉर ओल्डर पॉल्यूटिंग व्हीकल्स। देखिए बोला गया है कि एन ओल्ड पॉल्यूटिंग व्हीकल्स इन अ बिड टू कंट्रोल द राइजिंग levels of pollution in the country. Union Minister for Road Transport and Highways Nitin Gadkari has approved the proposal, a government statement said on 25 January 2021. According to the proposal, transport vehicle older than 8 years could be charged green tax at the time of renewal of fitness certificate at the rate of 10 to 25% of road tax, while personal
vehicle to be changed green tax at the time of renewal of registration certification after 15 ईयर। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी जी के द्वारा, अब देखिए यही आपका MORTH था, MORTH अभी आया था एक न्यूज़ में, MORTH का फुल फॉर्म क्या है, यही है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। इसका एग्रीमेंट हुआ था, MOU साइन हुआ था किसके साथ, एक IIT थी, बताइए कौन सी IIT थी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इतना मैंने बता दिया कि इसका MOU साइन हुआ था एक IIT के साथ, वो IIT कौन सी थी, ठीक है, कोई ना कोई IIT तो होगी, ठीक है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में कौन सी IIT थी जिसके साथ MOU साइन हुआ था, MORTH का, मिनिस्ट्री फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का। नितिन गडकरी ने पुराने प्रदूषणकारी वाहनों के लिए ग्रीन टैक्स लगाने की मंजूरी दे दी है। सरकार ने देश में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को नियंत्रित करने के लिए पुराने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने का प्रस्ताव किया। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, अप्रूवल भी मिल गया है। बात तो बहुत पहले से हो रही थी ग्रीन टैक्स लगाने की, लेकिन अब अप्रूव्ड कर दिया गया है, किसके द्वारा, नितिन गडकरी जी के द्वारा। एक सरकारी बयान में 25 जनवरी 2021 को, देखिए अभी 25 जनवरी 2021 की ही बात है। प्रस्ताव के अनुसार 8 साल से अधिक पुराने वाहनों पर फिटनेस प्रमाण पत्र, जब उनका फिटनेस होगा, प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा तो नवीनीकरण रिन्यूअल के टाइम ग्रीन टैक्स लगाया जा सकता है। सड़क कर 10 से 25% की दर से, जबकि निजी वाहनों को 15 साल के बाद पंजीकरण प्रमाणन के नवीनीकरण के समय ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। तो जहाँ तक मुझे लगता है ये न्यूज़ आपको क्लियर हुई होगी कि भाई ग्रीन टैक्स क्या है, कब लगाया जाएगा, जब उनका फिटनेस टेस्ट होगा, फिटनेस सर्टिफिकेट मिलेगा और व्हीकल्स को, और उनका क्या होगा, फिटनेस सर्टिफिकेट के साथ ही उनको रिन्यूअल कराया जाएगा, तब उनको क्या देना पड़ेगा, ग्रीन टैक्स देना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है, यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमन इनॉग्रेटेड द चेन्नई बेंच ऑफ नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल NCLAT through virtual mode on 25th January. The Chennai bench of NCLAT shall have jurisdiction to hear the appeals arising out of the orders passed by the bench of NCLT having jurisdiction of Karnataka, Tamil Nadu, Kerala, Andhra Pradesh, Lakshadweep and Puducherry। वित्त मंत्री ने, केंद्रीय वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमन ने 25 जनवरी 2021 को वर्चुअल मोड के माध्यम से नेशनल कंपनी लॉ के अपीलीय न्यायाधिकरण की चेन्नई बेंच का उद्घाटन किया। भाई किसका उद्घाटन किया है, नेशनल, देखिए यहाँ पे नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल NCLAT का उद्घाटन किया है। किसका उद्घाटन किया है, NCLAT का उद्घाटन किया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, चेन्नई बेंच का उद्घाटन किया है। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप, पुदुचेरी अधिकार क्षेत्र वाले इसी के अंदर NCLT की बेंच के अंतर्गत आएंगे। ये अधिकार क्षेत्र में आने वाले राज्य हैं कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप और पुदुचेरी NCLT की बेंच के अंतर्गत आएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है, एस्टोनिया रिफॉर्म्स पार्टी काजा कालेस टू बिकम फर्स्ट वुमेन PM। एस्टोनिया की 2 biggest political parties have signed a deal from a new government that will be led by a female prime minister for the first time in Baltic countries history। एस्टोनिया, भाई रिफॉर्म पार्टी की काजा कालेस पहली महिला PM बनने के लिए एस्टोनिया की 2 सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियों की एक नई सरकार बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका नेतृत्व बाल्टिक देश के इतिहास में पहली बार एक महिला प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। पहली बार एक महिला प्रधानमंत्री के द्वारा, भाई एस्टोनिया में ये हुआ है। एस्टोनिया की रिफॉर्म पार्टी की काजा कालेस पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। बनने के लिए एस्टोनिया की 2 सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियों में एक नई सरकार बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट दूसरी न्यूज़ है आपकी पुर्तगाल के मार्सेलो रेबेलो डी सूसा री इलेक्टेड प्रेसिडेंट। भाई नाम बहुत ही इनका अच्छा है, पुर्तगाल के मार्सेलो रेबेलो डी सूसा फिर से राष्ट्रपति चुने गए हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, मार्सेलो रेबेलो डी सूसा, बिल्कुल याद रहेगा आपको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है आपकी, इंडियन डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट जयंती घोष इज एमंग 20 प्रोमिनेंट पर्सनलिस्ट अपॉइंटेड बाय द यूनाइटेड नेशन टू अ हाई लेवल एडवाइजरी बोर्ड। यूनाइटेड नेशन के हाई लेवल एडवाइजरी बोर्ड में जयंती घोष को क्या किया गया है, शामिल किया गया है, नियुक्त किया गया है, जो कि
that will provide recommendations for the UN Secretary General, to respond to the current and future socio-economic challenges in the post-COVID-19 world. Ghosh, 65, is a professor of economics at the University of Massachusetts Amherst. She has taught economics at Jawaharlal Nehru University for nearly 35 years and has authored several books. वही भारतीय विकास अर्थशास्त्री जयति घोष संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक उच्च स्तरीय सलाहकार बोर्ड द्वारा नियुक्त प्रमुख 20 हस्तियों में शामिल हैं। हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव को कोविड-19 में वर्तमान और भविष्य की सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का जवाब देने के लिए सिफारिशें प्रदान करेगा। विश्व 65 वर्षीय घोष मैसाचुसेट्स एमर्स्ट विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र की प्रोफेसर हैं। उन्होंने लगभग 35 वर्षों तक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र पढ़ाया है और अन्य कई किताबें भी लिखी हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ आपकी बीएसएफ आ रही है। बीएसएफ ने लॉन्च किया है ऑपरेशन सरद हवा एट राजस्थान बॉर्डर। राजस्थान के बॉर्डर पे सरद हवा को लॉन्च किया गया है। देखिए क्या होता है कि जैसे ही ठंड बढ़ती है, कोहरा बढ़ता है और ठंड बढ़ जाती है, तो ये फेवरेबल कंडीशन होती है टेररिस्ट के लिए, आतंकवादियों के लिए, अप्रिय घटनाओं को अंजाम देने के लिए। इस वजह से आप किसी भी घटना को उठा के देख लें, पुलवामा देख लें, वो भी ठंड में ही हुआ था। और आप जो मुंबई की घटनाएं थी, ताज और ओबेराय होटल पे हमला हुआ था, वो भी आपका विंटर में ही हुआ था। ये घुसपैठ के लिए सबसे अधिक फेवरेबल कंडीशन होती है टेररिस्ट के लिए, तो इस टाइम घुसपैठ बढ़ जाती है। तो इसी वजह से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने बीएसएफ ने, सीमा सुरक्षा बल ने लॉन्च किया है ऑपरेशन कौन सा, सर्द हवा एट द वेस्टर्न इंटरनेशनल बॉर्डर फॉर राजस्थान, अंडर विच विजल विल बी बीफ्ड अप टू चेक इंस्टेंस ऑफ इनफिल्ट्रेशन ड्यू टू द डेंस फॉग इन द एरिया। देखिए वही बात मैंने बोली, घुसपैठ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इस वजह से लोग अंदर रहते हैं सर्दियों में, बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकलते, भीड़ भाड़ नहीं होती, कोहरा होता है, बहुत दूर तक साफ दिखाई नहीं देता। इस वजह से ये घुसपैठ बढ़ जाती है और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं और घुसपैठ बढ़ जाती है। वही क्या लिखा हुआ है, राजस्थान सीमा पर बीएसएफ ने शुरू किया ऑपरेशन सर्द हवा। सीमा सुरक्षा बल ने राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया, जिसके तहत क्षेत्र में घने कोहरे के कारण घुसपैठ की घटनाओं की जांच के लिए सतर्कता बरती जाएगी। तो सर्द हवा आपको ध्यान रखना है, कहाँ लॉन्च की, किसने लॉन्च किया है, बीएसएफ ने लॉन्च किया है। कहाँ लॉन्च किया है, राजस्थान के बॉर्डर्स पे, राजस्थान में लॉन्च किया है। देन नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है, द 51st edition of the International Film Festival of India held its covered award ceremony on the closing day of the festival in Goa, while the Danish World War Second drama Into the Darkness won the Golden Peacock Award. Tuzu Chuan Liu and Zofia Steffes won the top acting honor during the closing ceremony. 51st IFFI jury चेयरमैन पाब्लो सीजर नाम ध्यान रखना होगा। 51st इफी ज्यूरी है, इफी ज्यूरी के चेयरमैन थे पाब्लो सीजर। हैपेंड प्रेज ऑफ द फिल्म एंड कॉम्पिटिशन इन दिस ईयर। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया ने 91वें संस्करण में ने गोवा में त्यौहार के समापन के दिवस पर अपना प्रतिष्ठित पुरस्कार समारोह आयोजित किया। कहाँ पे आयोजित किया गया है, 51वां संस्करण गोवा में आयोजित किया गया है। जबकि डेनमार्क में द्वितीय विश्व युद्ध में नाटक में द डार्कनेस ने गोल्डन पिकॉक अवार्ड जीता। तुजू चुआन लिऊ जोफिया स्टेफिस ने शीर्ष अभिनय सम्मान जीता। समापन समारोह के दौरान 91 इफी जूरी के अध्यक्ष पाब्लो सीजर ने इस प्रतियोगिता में फिल्मों पर प्रशंसा प्राप्त की। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है भाई उत्तराखंड से। उत्तराखंड मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत इज शेड्यूल्ड टू ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ अ सैनिक धाम स्ट्रक्चर इन पुरुकुल गांव ऑन सैटरडे मॉर्निंग। द धाम वुड हैव द डिटेल्स ऑफ ऑल द डिफेंस personnel from the state who have laid down their lives for the country since independence. सैनिक धाम की आधारशिला रखने वाले सीएम। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शनिवार सुबह पुरुकुल गांव में सैनिक धाम की आधारशिला रखने वाले हैं। धाम में राज्य के उन सभी रक्षा कर्मियों का विवरण होगा जो आज़ादी के बाद से देश के लिए अपना जीवन लगा दिया। तो उत्तराखंड राज्य ने ये जो भी हमारे क्या हैं, हमारे सैनिक हैं, उनके लिए एक सैनिक धाम की आधारशिला रखी है। गांव का नाम इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, पुरुकुल गांव। बहुत ही डीप में कोई क्वेश्चन आएगा तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई कौन सा ऐसा गांव है जहां पर
पुरकुल गांव है, ठीक है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शनिवार को सुबह पुरकुल गांव में सैनिक धाम की आधारशिला रखने वाले हैं। धाम में राज्य के उन सभी रक्षा कर्मियों का विवरण होगा जिन्होंने आज़ादी के बाद से देश के लिए अपना जीवन लगा दिया, ठीक है। तो ये न्यूज़ आप ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड में सैनिक धाम की आधारशिला रखी गई मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। चाइल्ड राइट पैनल टेक्स अ क्यू from Nayak makes 19-year-old CM for a day on Sunday when all officers were closed in Dehradun. Police personnel and government officials stood outside room number 120 on the first floor of Uttarakhand Vidhan Sabha building where 19-year-old सृष्टि गोस्वामी का नाम इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्यों पता ही है आपको कि सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए कहाँ की, उत्तराखंड में क्या बनाई गई, मुख्यमंत्री बनाई गई। उन्होंने रिव्यू किया वर्क ऑफ ओवर अ डजन डिपार्टमेंट्स, ठीक है, 1 दर्जन से अधिक विभागों की काम की समीक्षा की। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बाल अधिकार पैनल ने नायक से लिया सहयोग। एक दिन के लिए 19 वर्षीय मुख्यमंत्री रविवार को जब देहरादून के सभी कार्यालय बंद थे, पुलिसकर्मी और सरकारी अधिकारी कमरे के बाहर खड़े थे। उत्तराखंड विधानसभा की भवन की पहली मंजिल पर 120 जहां 19 वर्षीय सृष्टि गोस्वामी 1 दर्जन से अधिक मामलों के अधिक विभागों के काम की समीक्षा कर रही थीं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है आपकी एबी न्यूज़, आपकी राजस्थान से ही आ रही है। राजस्थान से दूसरी न्यूज़ आई। पहली न्यूज़ हमने सर्द हवा के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर अ न्यू स्कीम हैज़ बीन इनिशिएटेड इन द सिरोही डिस्ट्रिक्ट। ये सिरोही डिस्ट्रिक्ट में आपके स्टार्ट किया गया है। राजस्थान टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ नरिशमेंट ऑफ फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन। द स्कीम कॉल्ड एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम और अ प्लांट ऑन द नेम ऑफ वेल नरिश्ड डॉटर हैज बीन स्टार्टेड अंडर द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। राजस्थान में गर्भवती महिलाओं के पोषण के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए नई योजना शुरू की गई। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के पोषण के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए राजस्थान के सिरोही जिले में, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, सिरोही जिले में एक नई योजना शुरू की गई। केंद्र सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत एक पौधा, यहाँ सुपर हिट हो गया है, सुपर हिट नहीं है, सुपोषित है। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम या अच्छी पोषित बेटी के नाम पर यह योजना शुरू की गई है। कहाँ पर शुरू की गई है? राजस्थान में। ये आप ध्यान रखेंगे। ये कितना अच्छा है, कितने छोटे छोटे हाथों में ये छोटे छोटे प्लांट्स हैं। सेव वाटर, सेव ट्री, सेव नेचर, सेव लाइफ एंड सेव अर्थ। अपने सेशन को एंजॉय किया है तो आप सेशन को लाइक करें। अगर इसी तरह के सेशंस आप देखना चाहते हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड एंड जीए और जीएस से रिलेटेड आपको यहाँ पर इस चैनल पर मिलेंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर सकते हैं, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। ये वीडियो अपलोड होने में थोड़ा डिले हुआ है। ये अपलोड हुआ है 28 जनवरी को। टेक्निकल ग्लिच के कारण ये डिले हुआ है। सेशन अच्छा लगा है, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं अधिक से अधिक कि उनको भी ये हेल्पफुल सेशन मिल सके, उनकी भी यहाँ तक पहुँच हो। अगर आपने सेशन एंजॉय किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें कि उनको भी ऐसे हेल्पफुल सेशंस मिल सके। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर एवरीवन।